नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? जून के मिड में G7 का अगला समिट ऑर्गेनाइज होना था, जो कि नहीं हो उसका। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की महामारी चल रही है। लेकिन इससे पहले ही यानी यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समिट को पोस्टपोन किया। उससे पहले ही जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने यह फैसला ले लिया था कि वो इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगी। शायद वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं जाना चाहती थी वाशिंगटन में। फोटो अपॉर्चुनिटी क्यों? क्योंकि देखो, G7 के काफ़ी जो समिट्स पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनाइज हुए हैं, उनसे कुछ खास आउटकम निकल के नहीं आई है। इसी वजह से यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रेजेंट जो वर्ल्ड रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है G7 ग्रुप। क्यों ना इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, क्यों ना इसको G10 या फिर G11 में कन्वर्ट कर दिया जाए। इवन देखो, व्हाइट हाउस डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप का मतलब ये था, जो एक फाइव आइज अलायंस है। फाइव आइज अलायंस क्या है? ये देखो, 5 देशों का अलायंस है: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है इनके द्वारा, ये इंटेलिजेंस अलायंस है। तो इन देशों के अलावा कुछ और देश मिलके G10 या फिर G11 एक ग्रुप बनाए और वो बात करें कैसे चाइना को काउंटर किया जा सकता है। चाइना से संबंधित जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाए इस ग्रुप के दौरान। चाइना ने देखो इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया। चाइना ने कहा, अगर ऐसा कोई ग्रुप बनता है जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होगा कि हमें टारगेट करना, वो ग्रुप फेल हो जाएगा। वैसे देखो, चाइना के कंसर्न्स हैं अगर ऐसा कोई G10 या फिर G11 ग्रुप बनता है। बट अगर इंडिया को इन्वाइट किया जाता है ऐसे ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, तो इंडिया को पीछे नहीं हटना चाहिए चाइना के कंसर्न्स के चलते। वैसे भी G7 समिट्स में इंडिया ने पहले भी हिस्सा लिया है। देखो होता क्या है, वैसे तो इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन जिस देश के पास चेयरमैनशिप होती है G7 की, वो अपनी मर्जी से कुछ और देशों को इन्वाइट कर सकता है G7 के समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो पिछले साल जब फ्रांस में ये समिट था G7 का, तो फ्रांस ने काफ़ी सारे देशों को इनवाइट किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बुर्किना फासो, चिली, इजिप्ट, रवांडा, सेनेगल, स्पेन, साउथ अफ्रीका। और उसमें इंडिया भी एक था। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया बाकी देशों के हेड्स के साथ। अब देखो, इसके बाद हम डिस्कस करें G7 इमर्ज कैसे होके आया। ये हमने वैसे पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। 1973 में अरब इजरायली वार हुआ था। तो उसके बाद ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का कार्टेल, इन्होंने एक एम्बार्गो लगा दिया था कि हम कनाडा, जापान, नीदरलैंड, यूएसए, इन देशों को तेल नहीं देंगे। इस वजह से थोड़े समय के लिए इन देशों की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। तो उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक मीटिंग बुलाई थी OECD में, जो सबसे अमीर देश थे। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसमें जो अमीर देश थे और जो डेमोक्रेटिक थे, उन 5 देशों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरान। हालांकि फ्रांस पर एम्बार्गो नहीं लगाया था, मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज ने फ्रांस को तेल बेचने से मना नहीं किया था, लेकिन फिर भी इकोनॉमीज चूंकि आपस में इंटरलिंक थी, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीटिंग बुलाई जिसमें यूएसए, जर्मनी, जापान, इटली, यूके, इन देशों के हेड्स शामिल हुए। ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी शुरुआत में, ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा करने के लिए। लेकिन बाद में कनाडा ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया 1976 में, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन, जो उस समय यूरोपियन कमीशन या फिर यूरोपियन कम्युनिटी हुआ करता था, उसने भी नॉन इनमरेटेड मेंबर के तौर पर इस ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लिया। बाद में क्या हुआ, 1998 में रशिया ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया और ये ग्रुप बन गया G7 से G8। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया, तो रशिया को निकाल दिया गया इस ग्रुप से कि भाई तुम भाग जाओ, तुम तो इस प्रकार से दूसरे देशों की जमीन हड़प रहे हो, कब्जा कर रहे हो, आप यहां से चले जाओ। हालांकि क्रीमिया जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, उसका भी अपना एक अलग से इतिहास है। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए
कि रशिया मेंबर बन गया था 1998 में G7 का, लेकिन 2014 में रशिया को निकाल दिया गया। जब देखो ये G7 ग्रुप बना था तो उस समय G7 के मेंबर कंट्रीज ग्लोबल जीडीपी में ऑलमोस्ट 66% कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन देखो आज ऐसा नहीं है। आज के समय में G7 के मेंबर कंट्रीज का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 33% है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और अगर मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो इनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 50% से कम है, हाफ से थोड़ा सा कम। और अगर देखो 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें E7, जिसमें ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया, टर्की, ये देश आते हैं। इनका आज के समय में ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 33% है। तो अगर देखो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें E7 का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में G7 के बराबर ही है। हालांकि मार्केट एक्सचेंज रेट के आधार पर देखें तो E7 यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 25% से थोड़ा सा ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी की हम पर्टिकुलरली बात करें, आज देखो यूएसए और चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। 2050 आते आते वर्ल्ड की 7 जो बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज होंगी वो होंगी चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया। ऐसा PwC रिपोर्ट में बोला गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है E7 कंट्रीज के अलावा 2 और कंट्रीज मैक्सिको और टर्की ये भी अपनी पोजीशन को इंप्रूव करेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 आते आते इंडिया की जीडीपी हो जाएगी $17 ट्रिलियन और 2050 आते आते इंडिया की जीडीपी हो जाएगी $42 ट्रिलियन पीपीपी के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। तो 2050 आते आते हमसे ऊपर सिर्फ एक ही देश की इकोनॉमी होगी, वो देश होगा चाइना, यानी हम यूएसए से भी ऊपर होंगे। लेकिन देखो बहुत कुछ डिपेंड करता है इन बातों पर भी कि कोविड-19 के चैलेंज को हम कैसे एड्रेस करते हैं, रिफॉर्म प्रोसेस क्या हमारे देश में कंटिन्यू रहती है या फिर पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाती है, क्या हम एडुकेट मात्रा में पैसा खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में। तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है हमारे देश की जीडीपी कैसी रहेगी फ्यूचर में। इसके बाद G7 के लिमिटेशंस की बात की जाती है आर्टिकल में। राइटर कहते हैं देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता लगाना हो, खास करके मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का, आप ये पता लगाइए उस समय जो इमर्जिंग ग्लोबल इश्यूज हैं या फिर रीजनल इश्यूज हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन उन इश्यूज को एड्रेस कर पाने में सफल हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है। देखो G7 के सामने कौन कौन से इश्यूज स्टार्ट हुए या फिर अब खत्म हो चुके हैं आप देखिए। 2014 में इस्लामिक स्टेट इमर्ज होकर आया, बहुत बड़े माइग्रेंट क्राइसिस पैदा हो गए, सीरिया और दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज से लोग जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू है। इवन 2007-8 में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया। क्या इन सब इश्यूज को टैकल कर पाया G7? इसका आंसर है नो। G7 2007-8 के इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल नहीं कर पाया, इसी वजह से G20 जो था वो ज्यादा एक्टिव हो गया। हालांकि G20 पहले स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, बट 7-8 साल तक तो ठंडे बस्ते में रहा G20 और 2007-8 के बाद एकदम से एक्टिव हो गया। G20 ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया विभिन्न देशों में, ओपन मार्केट को प्रमोट किया और विभिन्न देशों को एनकरेज किया कि आप इकोनॉमिक सिचुएशन को रिवाइव करने के लिए फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस कीजिए। तो आखिरकार 2010 के बाद विभिन्न देशों में इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होना स्टार्ट हुई। मतलब G7 ने रोल अच्छा प्ले नहीं किया, G20 ने थोड़ा बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। एक चीज जो G7 के मेंबर कंट्रीज ने कहा है, हम जल्द ही फॉसिल फ्यूल्स को और सब्सिडीज को खत्म कर देंगे, मतलब कोल इत्यादि को हम यूज ही नहीं करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे एनर्जी के लिए। लेकिन अभी तक इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है। देखो जबकि G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने 1850 से लेकर 2010 तक जितना CO2 एमिशंस हुआ है उसमें 59% के लिए ये देश जिम्मेदार हैं। और अभी भी इन देशों के कोल प्लांट से जितना पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं वो देखो पूरे अफ्रीका के कोल प्लांट से
एमिट होने वाले पोल्यूटेंट से ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से हमने G7 की लिमिटेशंस डिस्कस की। हमने ये भी डिस्कस किया क्यों आज के समय में जो ग्लोबल रियलिटी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है G7, क्योंकि G7 के मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है एज कंपेरिजन टू वो समय जब ये ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो अभी प्रेजेंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा डिसएरे में है, मतलब ग्लोबल डिसऑर्डर है फिलहाल के समय में, और कोविड-19 की महामारी है। इसलिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की तो आवश्यकता है, लेकिन हमें यह भी पता है फिलहाल जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे G7, UN, G20 ये कुछ खास कर नहीं सके हैं वर्ल्ड को एकजुट करने के लिए। तो आवश्यकता यह है एक नया इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए, वो हो सकता है G10 या फिर G11। और अच्छा ये होगा 7 जो फ्यूचर लीडिंग इकोनॉमीज हैं जो हमने इस आर्टिकल में शुरुआत में डिस्कस की, उनके अलावा जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, मेक्सिको, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनको भी शामिल किया जाए उस इंस्टीट्यूशन में। बेशक G10, G11 के अलावा भी 2-3 और देशों को ऐड करना पड़े उस ग्रुप में। अगर देखो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप फिर से इलेक्शन जीत जाते हैं तो हो सकता है कि ये ग्रुप बना दिया जाए, लेकिन ये इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वैसे भी देखो इससे पहले यूके के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कोशिश की थी 2005 में, उन्होंने G7 के समिट में ब्रिक्स देशों के हेड्स को भी इनवाइट किया था, लेकिन बाद में ये इनिशिएटिव सफल नहीं हो उसका, मतलब बात आगे नहीं बढ़ सकी कि इस प्रकार का कोई G10 या फिर G11 ग्रुप इस्टेब्लिश किया जाए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इंडिया ऐसे ग्रुप में मेंबर बन सकता है अगर इस प्रकार का कोई ग्रुप इस्टेब्लिश होता है, लेकिन सही इश्यूज पे फोकस करना जरूरी है उस ग्रुप के द्वारा। जैसे इंडिया ये चाहेगा इंटरनेशनल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 क्राइसिस, इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए उस ग्रुप के द्वारा जो नया बने। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ पर फोकस किया जाए उस ग्रुप के द्वारा, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, रिवाइवल ऑफ ग्रोथ, ट्रेड, इन सब इश्यूज पे फोकस किया जाए। ईरान पे फोकस किया जाए, मतलब ये सुनिश्चित किया जाए उस ग्रुप के द्वारा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को ना एक्वायर करें। इसके अलावा अफगानिस्तान, साउथ चाइना सी, कोरियन पेनिनसुला में टेंशंस, ये सब ऐसे इश्यूज हैं जो नए ग्रुप के द्वारा एड्रेस किए जा सकते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है ट्रंप के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।